नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में। और आज सबसे पहले बात होगी खाने के तेल को लेकर, जिस पर लगातार इंपोर्ट ड्यूटी कटौती की जा रही है। और आज भी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और ड्यूटी में भारी कटौती की है। क्रूड पाम तेल, क्रूड सोया तेल, क्रूड सूरजमुखी तेल, इन तीनों ही क्रूड पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 0% की गई है। हालांकि एग्री सेस और सरचार्ज लगकर ड्यूटी 5 से 8% के बीच में रहेगी। लेकिन वही रिफाइंड तेल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी और सेस लगाकर अब 19% की ड्यूटी लगेगी। क्या इसका असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी जी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, सरकार की तरफ से जो ये कटौती की गई है, इससे फायदा होगा या इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ जाएंगे और ऑफसेट हो जाएगा और यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है, आपका टेक सर? नहीं, इस बात मैं समझता हूँ डेफिनेटली गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा और हिंदुस्तान के कंज्यूमर को भी डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जी जी। उसका मेन कारण ये है कि आप देखिए, सितंबर में हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 17 लाख टन के आसपास तेल का इंपोर्ट हुआ और इसके अलावा अक्टूबर मंथ में भी 13 से 14 लाख टन का इंपोर्ट दिखाई दे रहा है। प्लस इसके ऊपर अपने यहाँ सोयाबीन की नई क्रशिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी चीजें प्लस ड्यूटी का रिडक्शन, ये सारी चीजें मिलके मेरा ये मानना है कि इस बार कंज्यूमर को डेफिनेटली राहत मिलेगी और अच्छी खासी राहत मिलेगी। और जहां तक बाहर के दाम बढ़ने का सवाल है, थोड़ा बहुत तो बाहर के दाम जरूर बढ़ेंगे, वो आज बढ़ भी गए हैं। पर अगर मान लीजिए हम लोग बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करते हैं तो सोयाबीन के अंदर ड्यूटी का इम्पैक्ट रहेगा हिंदुस्तान के बाजारों में 19 से 20 रुपए किलो का। तो मेरा ये मानना है कि 15-16 तो हिंदुस्तान में घट सकता है और 3-4 बाहर में बढ़ सकता है। पाम की बात करें तो पाम में करीबन 15,000 से 16,000 रुपए ड्यूटी का इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया में, और इसका 11-12 यहाँ पे घट जाए और 3-4 वहाँ पे बढ़ जाए, इतना ही दिखाई देता है। बट आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट थोड़ा नवंबर दिसंबर में घटेगा और इससे बाहर में थोड़ा भरावा होगा। तो मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर को डेफिनेटली फायदा मिलेगा इंडिया में। सबसे दिक्कत सर है सरसों को लेकर। यहाँ आज वायदा बाजार में भी बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ नहीं आई, क्योंकि सोया तेल देखिए 6% के लोअर सर्किट पर है। सोयाबीन में तो लगातार गिरावट आ रही है और पाम तेल में भी आज 4% तक की गिरावट है, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के बावजूद। लेकिन सरसों में सर कब तक गिरावट आएगी, कैसे गिरावट आएगी? सरसों थोड़ा एक अलग किस्म का तेल है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो सरसों का तेल है ये पंजेंट तेल होता है और वर्ल्ड में पंजेंट तेल कहीं और ज्यादा बनता नहीं है जी। अगर अपने ईस्टर्न इंडिया का देखें तो वहाँ पे मछली बगैर पंजेंट तेल की तली नहीं जाती है, उन्हें मजा नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से कहते रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि आज रेपसीड ऑयल के ऊपर ड्यूटी समझो 38.5% है जी जी। तो उस ड्यूटी को भी आप अगर घटा देंगे तो हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत रेपसीड आएगा जी। और वो थोड़ा बहुत उसको इफेक्ट कर सकता है जी, तो जी। उसके अलावा आने वाले दिनों में जब और तेल गिरेंगे तो मस्टर्ड को भी गिरना ही पड़ेगा। ओके। और ये भी इतना ऊपर टिके रहना जरा थोड़ा नामुमकिन है, अदरवाइज ये मार्केट शेयर खोता जाएगा मस्टर्ड। ओके ओके, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो लोग अलग दूसरे तेलों पे शिफ्ट करने लगेंगे। हाँ, तो डेफिनेटली उसका पास ऑन तो होगा। हालांकि मस्टर्ड की फसल आने में भी लंबा वक्त है, 5-6 महीने का, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वहां भी गिरावट आए। लेकिन अगर एक क्वांटम बताया सर, रिटेल में कितनी राहत की उम्मीद करें, क्योंकि ग्राहक सबसे ज्यादा रिटेल भाव ही देखते हैं। क्या रिटेल के भाव पर इंपैक्ट दिखने में अभी वक्त लग सकता है? रिटेल के अंदर इम्पैक्ट जो होता है ना, उसको थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, 10 से 15 लगते हैं। पर मेरा मानना ये है कि मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 रुपए किलो डिपेंडिंग ऑन ऑयल इफेक्ट डेफिनेटली आएगा सब तेलों पे। तो वो कंज्यूमर को राहत तो मिलेगी और फेस्टिवल टाइम में गवर्नमेंट का ये जो एक्शन है ये डेफिनेटली कंज्यूमर के हित में है और कंज्यूमर को डेफिनेट फायदा तो देगा। ओके,
ओके जरूरत सर। से ज्यादा बढ़ भी गए थे हम लोग हिंदुस्तान के बाजार। जी जी, इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले भी यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी आ गई हुई थी सर। लेकिन हाँ। क्या सिर्फ ड्यूटी कटौती से काम चलेगा? क्या सस्टेनेबल किस तरह के प्रोग्राम करने की ज़रूरत है? क्या चलाने की ज़रूरत है ताकि हम एडिबल ऑयल में इंपोर्ट भी कम हो, ड्यूटी पर बार बार डिपेंड नहीं रहना पड़े और एक प्राइस भी स्टेबल हो? इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, इस मुद्दे पे तो हम लोग बोल बोल के थक गए हैं और बोलने में भी थोड़ी शर्म आने लगी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाम ऑयल के ऊपर तो उन लोगों ने नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 11,000 करोड़ से। तो मुझे एक अजीब और गरीब बात लगती है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जैसे मस्टर्ड है या सोया है या ग्राउंडनट है, जी इन चीजों पे जी नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स लागू करने में क्या चीज की दिक्कत है, मुझे ये नहीं समझ में आया। जी और हम लोगों ने एज एन एसोसिएशन भी गवर्नमेंट को ये भी बोला है जी कि जी हम लोग भी तैयार हैं हाथ मिलाने के लिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि अपना लोकल जो ऑयल सीड है वो बढ़े और जी जी इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ओके आज अगर 1 टन पर हेक्टेयर की अगर प्रोडक्टिविटी रहने वाली है तो अपने कितना भी मेहनत करते रहे कुछ काम होने वाला नहीं है। ओके तो ओके ये भी जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है जी कि पंजाब और हरियाणा के किसान को अगर हम लोग ओके इंसेंटिवाइज कर दें ओके थोड़ा बहुत गेहूं और चावल की तरफ से हटके इसकी तरफ, जी, जी। तो आई थिंक वो गेम चेंजिंग एक्शन हो सकता है। ओके ओके, यानी कुछ जो अहम बातें चतुर्वेदी जी की तरफ से आ रही है वो ये है कि या तो आपको जो बाकी ट्रेडिशनल फसलों से आपको इधर मोटिवेट करना पड़ेगा पंजाब और हरियाणा के किसानों को ताकि इधर तिलहन की खेती हो, और दूसरा जो रिटेल के दाम को लेकर है इसमें आने गिरने में भी वक्त लगेगा, 15 दिन तक का भी वक्त लग सकता है। हमारे साथ आईबीपीए के प्रेसिडेंट है सुधाकर देसाई जी। सर आपका स्वागत है 89 स्वदेश पर। सर आपका पहला टेक ड्यूटी कटौती पर। हाँ जी, ये तो बहुत ही मैसिव कट हुआ है जी जी यू नो कि पाम में 8.25 हो गया है, सोया में 5.5, जी तो जी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही हो गया। तो गवर्नमेंट को चिंता थी कि कंज्यूमर को राहत मिलना चाहिए, स्पेशली फेस्टिवल में। जी, इसमें देखिए जैसे अभी बात कर रहे थे, इसमें 14 to 18 रुपीज तो फर्क तो पड़ेगा ही। मैं समझता हूँ कि इसमें करीब 70 to 80% बेनिफिट ओके इंडियन मार्केट्स को ही मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका था। ओके चाइना के करंट ऑलरेडी बहुत ही, मतलब पाम ऑयल स्पेशली जी जी $150 में ये सोया और सन के बराबर हो गया था। ओके तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार इसका जो बेनिफिट है इंडियन मार्केट को ही मिलेगा। दिस नंबर 1। ओके नंबर 2, इसमें देखिए कि सनसेट क्लॉज है, जी 31 मार्च तक ही ऐसा किया गया। उसका मतलब है कि उसके बाद गवर्नमेंट फिर उसका डिसीजन लेगी। जी नंबर 3, इसकी वजह से ये जो ड्यूटी कटौती हुआ है इसमें इंडस्ट्री के लिए जो नेपाल बांग्लादेश से जीरो ड्यूटी में माल आ रहा था, जिसकी वजह से कैपेसिटी और मार्जिन इंजरी हो रहा था, जी तो वो तो बंद हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली इतना कम ड्यूटी के बाद वहां से पैरिटी नहीं रहेगी। बिल्कुल, यानी एक हाँ जी। आपने अहम मुद्दा दिया, जो बांग्लादेश या नेपाल के जरिए जो आ रहे थे वो इंपोर्ट भी अब बंद हो जाएगा क्योंकि जीरो इंपोर्ट ड्यूटी है। और आगे क्या आप बता रहे थे सर, बोलिए। अभी ऐसा ही है कि ये कंज्यूमर के हित में है, जी लेकिन क्या है, गवर्नमेंट कभी एक स्टेप लेता है कंज्यूमर के हित में तो फिर फार्मर का देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रेपसीड जो है 8,300 8,200 है, तो एमएसपी 5,200 है, जी जी देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोयाबीन का जो क्रॉप अभी आने वाला है तो ओके 5,200 एमएसपी है। ओके ऐसा ना हो कि सोयाबीन स्पेशली एमएसपी के नीचे थोड़ा आ जाए, ओके तो फिर इसमें फिर फार्मर के तरफ मतलब पॉलिसी प्राइसेस के तरफ ओके गवर्नमेंट को मुड़ना हाँ, पड़ेगा, ओके। क्योंकि है तो सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, ऑयल सीड डेवलपमेंट, ये तो करना ही पड़ेगा इवेंचुअली। जी जी तो आईडीपीए की तरफ से हमारा तो सुझाव यही रहेगा, देखिए कभी ऐसा नीजर्क रिएक्शन होना नहीं चाहिए, मतलब फार्मर जी जी कंज्यूमर दोनों को साथ में लेते हुए एक सिस्टम डायनेमिक ड्यूटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इतना अगर कम हो जाता है अचानक जी तो इन्वेंट्री लॉस होगा इंडिया में। देखिए बहुत लोगों को होगा, फार्मर्स को भी होगा, जिन्हें भी साफ करना है जी ऑफ सीजन समझ के, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम तो आएगा इसके कारण। तो ये सब मैं समझता हूँ
इस चीज का इम्प्लीकेशंस है। ओके सर, देसाई जी आपसे एक आखिरी सवाल, रिटेल में कितना फायदा होगा, रिटेल कंज्यूमर को कितने पर लीटर, अगर आप ये क्वांटम एक अनुमानित क्या लग रहा है आपको, क्या अनुमान लग रहा है आपका? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं। देखिए ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, क्योंकि 70% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है जी जी। और इंडस्ट्री का कैपेसिटी भी ज्यादा है इंडिया में जी। तो इसके कारण क्या है कि रिटेल में मतलब तो मतलब ब्रांडेड प्रीमियम छोड़ के बाकी जो इकोनॉमी ब्रांड्स है, पॉपुलर ब्रांड्स है जी। तो उसमें तो जल्दी में भी टाइम लगेगा, 10 दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा, पता नहीं। जी। थोड़ा टाइम लग के बाद जरूर इसमें रिटेल प्राइसेस में इसको करना ही पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो घटा देगा ना। सर परसेंटेज टर्म में एक बता दीजिए, बॉलपार्क फिगर क्या लग रहा है, कितना परसेंट आपको कम भाव दिख सकता है, एक अनुमानित कोई फिगर सर? देखिए अगर 16% ड्यूटी कटौती हुआ है, जिससे मेरा अंदाजा है कि 10-12% तो इधर इम्पैक्ट इंडिया में आएगा। ओके ओके, यानी 10% तक की उम्मीद रिटेल में कर सकते हैं। चतुर्वेदी जी आपका आखिरी सवाल सर, आपको क्या उम्मीद है, रिटेल में कितना भाव कम हो सकता है? डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, पर हो सकता है कि रिटेल का जो टाइम लैग है ना वो 10-15 दिन रहेगा। जी जी। डेफिनेटली इम्पैक्ट तो 10-12 रुपए किलो पे आएगा मिनिमम, वही रफली 10% 12% की रेंज हो गई। ओके ओके, यानी 10 से 12% का रेंज चतुर्वेदी जी भी मानते हैं और देसाई जी को भी लग रहा है कि 10% तक रिटेल में भाव कम हो सकते हैं। शुक्रिया देसाई जी आपका, चतुर्वेदी जी आपना, आप दोनों ने वक्त निकाला और खाने के तेल के मार्केट पर पूरी डिटेल दी और क्या करना चाहिए और क्या कुछ फ़ायदा यहाँ पर रिटेल जो इंपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती है उसका क्या कुछ ग्राहकों तक फ़ायदा पहुँचेगा, इस पर पूरी डिटेल्स देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात वायदा बाजार में खाने के तेल का क्या हाल है ये देख लेते हैं। आज क्रूड पाम तेल में 4% की गिरावट दिख रही है, सोया तेल 6% के लोअर सर्किट पर है, सोयाबीन भी करीब करीब 3% नीचे है और उसका असर यहां पर सरसों के वायदा पर भी दिख रही है। चलिए हमारे साथ राजीव कपूर जी हैं ट्रस्ट लाइन से। राजीव जी आपको क्या लग रहा है, ये गिरावट और गहराएगी क्या? सोया तेल, क्रूड पाम तेल और सोयाबीन, इन तीनों पर आपका व्यू क्या है? गुड इवनिंग विष्णु जी, मुझे लगता है कि जो क्रूड पाम ऑयल में गिरावट आई है करीबन 5.5% की, मुझे लगता है कि अराउंड 1100 एक अच्छा महत्वपूर्ण सपोर्ट है, शायद बाजार यहाँ सपोर्ट ले और यहाँ पर बाजार थम जाए। एक मेजर इम्पैक्ट जो है ड्यूटी कट का वो ऑलरेडी बाजार देख चुका है। और जहां तक सोया रिफाइन की बात है, सोया रिफाइन में मुझे लगता है विष्णु जी अभी गिरावट और आ सकती है और बाजार जो है नीचे में फिसल सकता है, अराउंड 1200 रुपए तक नीचे में गिर सकता है। अभी 1241 का भाव चल रहा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का, मुझे लगता है 1200 रुपए तक ये कॉन्ट्रैक्ट और फिसल सकता है। ओके, 1200 तक सोया तेल, और इसका टारगेट क्या नीचे, क्या अब क्रूड पाम तेल में अब नहीं आएगी गिरावट? पाम तेल 1100 रुपए तक लगता है, 1100 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, परंतु सोया ऑयल में मुझे लगता है कि बाजार जो है यहाँ से 2 से 3% और नीचे में फिसल सकता है। ओके, और सर अगर इस सोयाबीन और मस्टर्ड की बात करें तो वहां पे सोयाबीन में देखिए, मस्टर्ड में मुझे लगता है 8000 और 7800 के बीच में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। सोयाबीन जो मस्टर्ड है उसका काफी कुछ डिपेंड करेगा विष्णु जी, इस बार की बुआई कैसी होती है और आगे का कैसा रहता है। और जहां तक सोयाबीन का सवाल है, सोयाबीन में मैं आपको व्यू दे देता हूँ, मुझे जो लगता है एक बारी ये 5350 के आसपास है सर। जी जी, नहीं सोयाबीन जो है मुझे लगता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो अभी और नीचे फिसल सकता है विष्णु जी, और नीचे में करीबन 5100 रुपए तक नीचे में दाम और फिसल सकते हैं। ओके, 5100 तक सोयाबीन, 1200 तक सोया तेल और 1100-1100 के आसपास क्रूड पाम तेल, ये फ्रेश टारगेट है राजीव जी की तरफ से वायदा बाजार के लिए, तेल तिलहन के लिए। चलिए अब तेल तिलहन के बाद अब बात कर लेते बेस मेटल्स की, जहां आज जबरदस्त तेजी दिख रही है, खास करके जिंक में। जिंक की सप्लाई घटने की संभावना है, ऐसी खबर आ रही है, उत्पादन कम हो सकता है और इसका यहाँ पर फायदा मिला है। 3 से 3.5% तक की तेजी हम जिंक में देख रहे हैं, 280 की बेहद करीब जाता दिख रहा है। बीटूपन आपको क्या लग रहा है, जिंक में और कितनी तेजी बाकी है? चार्ट पे क्या नजर आ रहा है जिंक में अब? अभी देखिए पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स ही मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। और लास्ट जब हम लोगों ने मंडे में बात किया था कि जो सप्लाई इश्यूज है, इन द सेंस
जैसे कि अभी जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, पावर स्कैर्सिटी है, इसलिए बहुत सारे स्मेल्टर का भी प्रोडक्शन भी शट डाउन हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग को लगता है कि फिलहाल जिंक में या बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव रहेगा, और प्रोबेबली जिंक का जो भी फिलहाल प्राइस अभी 278 है, ये 280 के ऊपर दिख सकता है। 284 85 का लेवल गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को आराम से दिख सकता है। तो जिंक पे हम लोग अगर डिप्स मिलता है तो बाय पे रहना चाहिए, अगर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से तो बाय पे रहना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा जिंक में। और अगर मैं पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में आपको बताता हूँ, अभी फिलहाल जो एक अच्छा खासा रैली आया, रैली के बाद कॉपर, निकल और लेड थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। जिंक और एल्यूमिनियम में स्ट्रॉन्ग तेजी है, ऑल टाइम हाई के पास ही जा रहा है, डिप्स पे बाय करते रहना है। कॉपर में एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशंस है जहां पे 743 का एक माइल्ड रेजिस्टेंस है, वो फॉर्मेशन ऊपर टूट जाता है और लग रहा है कि वो टूट भी जाएगा, और वो टूटने के बाद शायद मार्केट 750 के आसपास कॉपर पहुंच सकता है। और ओके। निकल का बन रहा है 1498 टू 1500 का एक क्रिटिकल लेवल, जो करेक्शन के अंदर ही बन रहा है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो प्रॉब्ली वहां से एक 30-40 पॉइंट का आराम से पॉजिटिव मोमेंटम आपका निकल में भी रहेगा। लेड में भी वही चल रहा है, एक इंटरडे में अगर हम लोग देखते हैं तो एक डबल बॉटम जैसा स्मॉल फॉर्मेशन है आवली चार्ट में, तो यहाँ पे भी इस काउंटर में लग रहा है कि थोड़ा स्टेबिलिटी होकर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन पूरे बेस मेटल में आज का जो रनअप हो रहा है जिंक एंड एल्यूमिनियम में, कॉपर निकल थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट आने के बाद इसमें नेक्स्ट तेजी बनने का। ओके, तो ये व्यू है बेस मेटल्स को लेकर। चांदी में भी आज काफी ज्यादा तेजी दिख रही है, 600 रुपए के आसपास की तेजी दिख रही थी। राजीव जी, क्या व्यू आपका? नया टारगेट कोई देंगे चांदी के लिए? मुझे लगता है चांदी में भी बेस मेटल्स का जो बढ़त है इसका काफी बेनिफिट मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस माइन से जिंक निकलता है उसी से ही चांदी भी एक्सट्रैक्ट होती है, तो चांदी को मुझे लगता है काफी बेनिफिट मिल सकता है। चांदी में खरीदारी कर सकते हैं अराउंड 62,000 पर। 62,500 से 62,700 के टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है विश्वमोहन जी इसमें 61,650 का। गोल्ड का टारगेट सर? राजीव जी। जी विश्वमोहन जी, चांदी में विश्वमोहन जी 62,500 से 62,700। ओके सर, चांदी का टारगेट मिल गया 62,500 का। गोल्ड का क्या टारगेट है आज के लिए? विश्वमोहन जी, हमारा जो टारगेट है अराउंड 47,500 का। बाजार उसके काफी नजदीक आ चुका है। अब 47,500 47,600 एक महत्वपूर्ण लेवल्स हैं। अगर सोना इसके ऊपर चलने में सक्षम रहता है, फिर एक नया दायरा खुलेगा और उस दायरे में विश्वमोहन जी मेरे को लगता है कि 500-700 पॉइंट की एक रैली बनेगी। बट अभी एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस के पास पहुंच गया है, तो थोड़ा यहाँ से सावधानी पूर्वक काम करना है। थोड़ा डिप्स है वहां खरीदना अराउंड 47,300 पर। 47,180 का स्टॉप लॉस, 47,500 का टारगेट। ओके, यानी 47,500 का टारगेट है। इमीडिएट टारगेट यही है, जब वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करे उसके बाद नए टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। बिटूपन, आपका गोल्ड और सिल्वर में क्या चार्ट पे आप क्या सलाह देंगे चार्ट देखकर? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर का एक चार्ट में तो पॉजिटिव लग रहा है, और गोल्ड में, और देखिए पहला तो चीज है पूरे कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में मोस्टली जो ग्लोबल कमोडिटीज है इसमें डॉलर रुपी का सपोर्ट मिल रहा था। कल क्या हो रहा था कि रुपी डॉलर में थोड़ा सा करेक्शन आ गया था क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा भी ठीक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका रुपी अप्रिशिएट करेगा, रुपी डेप्रिशिएट ही करेगा, जिसको एक सपोर्ट मिलेगा पूरी कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में मोस्टली जो ग्लोबल कमोडिटीज है। और मेरे यहाँ पे जो गोल्ड का चार्ट मेरे सामने लग रहा है कि ये तेजी का ही अभी फिलहाल, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी नहीं दिख रहा हूँ इसमें। हाँ, इसमें डीप्स पे बाय कीजिएगा। 47,400 टू 500 पहुंच सकता है। अभी तो 47,340 के आसपास अभी लाइव चल रहा है, तो एक बार डीप आता है तो यूएस मार्केट खुलने के टाइम तो वहां पे नीचे लेवल पे थोड़ा बाय कीजिएगा, थोड़ा सा अपसाइड आपको मिल सकता है। 47,500 में आपको आराम से मिल सकता है। सेम स्लीवर में भी मुझे लगता है यहाँ से 400-500 रुपए का फर्दर अपसाइड आ सकता है। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी लग रही है। राजीव जी, क्रूड या नेचुरल गैस क्या पसंद करेंगे आप ट्रेड करना? विश्वमोहन जी, दोनों ही कमोडिटीज काफी वॉलेटाइल हैं और काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स भी दे रही हैं। क्रूड में मुझे लगता है कि डिप्स पर अराउंड 6,000 पे खरीदारी कर सकते हैं। 59.20 का स्टॉप लॉस रखना है। 6125 से 6150 के टारगेट रखने हैं। जहां तक एनजी का सवाल है, एनजी को विश्वमोहन जी या तो खरीदना है 405 पर, 415 के टारगेट के लिए। अदरवाइज अगर ये 416 के ऊपर चलता है तब भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं, और उस परिस्थिति में एक इंट्राडे में एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। फिर मुझे लगता है कि 425 426 तक के टारगेट भी नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं।
तो ये व्यू है क्रूड और नेचुरल गैस पे। चलिए एक और खबर है एग्री कमोडिटी को लेकर कि एग्री कमोडिटी का अब क्वालिटी चेक ऐप के जरिए होगा और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप होगा और SLCM ग्रुप ने ये ऐप लॉन्च किया। हमारे साथ संदीप सबरवाल जी है, CEO है SLCM ग्रुप के। सर स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर क्या इस ऐप की क्या खूबियां हैं और कैसे काम करेगा ये? नमस्कार विश्व मोहन जी, थैंक यू आपको ये चैनल पे आने के लिए। नमस्कार सर। ये एप्लीकेशन एक तो पहले बात है, हमने ये एप्लीकेशन मासेस के लिए निकाला है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप एग्री कमोडिटीज आज टेस्ट करते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए आपको किसी लैब पे लेके जाना पड़ता है और उसमें जो टाइम लगता है 2 से 3 घंटे तो एग्री कमोडिटी की टेस्टिंग का टाइम लगता है, प्लस जो ले जाने और लाने का टाइम और खर्चा अलग लगता है। पर ये एप्लीकेशन स्टेट ऑफ आर्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने निकाली है कि जहाँ पे भी एग्री कमोडिटी है, चाहे वो फार्म में पैदा हो रही है, चाहे वो गोदाम में रखी है, चाहे मिल में है, वहां पे आप हाथ में जैसे सैंपल देखते हैं उसी तरह इस सैंपल की आप फोटो खींचेंगे। फोटो खींच के आप हमारे ऐप के थ्रू अपलोड करेंगे तो विदिन 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर आपको लैब के मार्फत उतना रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपका पूरा टाइम लैग जो अभी 1 से 2-3 दिन लगता है एक रिजल्ट आने में, प्लस अगर आप एक सैंपल को टेस्ट करो तो 850 रुपए लगता है लैब पे टेस्ट करने के लिए। ये सारी कॉस्ट एक तो जीरो पे ला रहा है और ये टाइम जो है जो 2 दिन है या 1 दिन है और अगर मिनिमम लगाओ तो 2 घंटे है, अगर आप लैब के सामने खड़े हैं तो ये टाइम ले आता है 10 सेकंड पे। ओके सर, तो ये वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में कितनी आसानी होगी, क्या कॉस्ट कितना कम हो जाएगा ओवरऑल? तो जैसे मैंने बताया सर आपको विश्व मोहन जी कि अगर आज एक सिंगल टेस्ट सैंपल आप टेस्ट कराते हैं तो 850 रुपए टेस्ट लैब उसका रिजल्ट का देने के लिए टेस्ट करता है। परंतु इस ऐप पे ये फ्री है अभी तो। आगे जाके अगर हम इसमें मोनेटाइज करते भी हैं तो ये इस पर सैंपल नहीं है, इट भी ये एक तरह से एक SaaS प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला है कि अगर आपने मासिक या सालाना आपने हमारे को 2000 रुपए इस पे आपने लिंक किया तो आप इस पे आप 10,000 सैंपल भी टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली छोटा सा सवाल है संदीप जी आपसे कि एक्यूरेसी पे कितना भरोसा करें, कितना एक्यूरेट होगा आपका ये क्वालिटी चेक? विश्व मोहन जी अभी की डेट पे अगर आप देखेंगे तो इसका 2 तरीके के मापदंड है एक्यूरेसी के। एक मापदंड तो है कि आप एक्यूरेसी कंपेयर कीजिए टू एन NABL लैब। अगर आप NABL लैब के साथ कंसल्ट करते हैं तो आज की डेट में ये एप्लीकेशन 70-75% आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, पर बाय मार्च 2022 तक हमारा टारगेट है कि 95% एक्यूरेट हो जाएगा। पर मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है विश्व मोहन जी इसमें कि अगर आप देखिए तो आज भी जो एग्री कमोडिटी टेस्ट हो रही है लैब में कितनी परसेंटेज टेस्ट होती है? 90 से 95% जो टेस्टिंग हो रही है वो तो ग्राउंड पे हो रही है जहाँ पे कोई लैब भी नहीं है और उसके हिसाब से तो ये जो एक्यूरेसी है उसका तो कोई मामला ही नहीं है। ये तो है आपका साइंटिफिक वे है टेस्ट करने का, जो आप आज अनसाइंटिफिक वे से टेस्ट लोग कर रहे हैं। नजर पास किया, अपने हाथ में सामान लिया और देख के बताया और उसके ऊपर भी विवाद खड़ा हो जाता है। बायर कहता है कि ये क्वालिटी है और सेलर कहता है ये क्वालिटी नहीं है, क्योंकि दोनों का मापदंड ही कोई नहीं है। ये पूरा जो सिस्टम ही बदल। ओके, शुक्रिया संदीप जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि ये ऐप कैसे काम करेगा और कितना फायदेमंद होगा वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में। और साथ ही आपका भी राजीव जी आपका शुक्रिया, B2 आपका शुक्रिया, आप लोगों ने ET नाउ स्वदेश के लिए वक्त निकाला। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद